हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में, जहां हम क्या स्टडी कर रहे थे। 9th क्लास की साइंस को स्टडी कर रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लेक्चर वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम आगे करने वाले हैं, तो देखिए वही प्रोसेस चलेगी। हम एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे पहले लाइन बाय लाइन, और उसके बाद फिर हम अपने खुद के जो नोट्स बनाने हमने स्टार्ट किए थे वहाँ पर उनकी डेफिनेशन जो थी, जो परिभाषाएं थी, वो वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है बच्चों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, कि जो पदार्थ है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं आज आधुनिक तौर पर वो 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। कोई भी आपको बताए तो 3 ही बताई जाएंगी वैसे तो आपको, लेकिन अवस्थाएं 5 बताई जाती हैं। पहली अवस्था होती है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है आपकी गैस अवस्था। ये 3 तो हो गई आपकी। चौथी जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो पांचवी अवस्था है आपकी उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो मैंने लास्ट की आपको 2 बताई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो आपके चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में आपको गिवन है और वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो आपने करनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर नॉलेज क्रिएट जो मतलब कि गेन करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। हमने देखा था हमारे आसपास के पदार्थ, क्योंकि सबकी आकृतियां अलग थी। ठीक है, उनका आयतन अलग था, वो अलग अलग तरीके से स्थान घेर रहे थे, यानी कि उनकी हर एक चीज़ वो डिफ्रेंशिएट था, उनके बीच में एक वेरिएशन जरूर था, बदलाव जरूर देखा हमने। तो वो कहता है हमारे आसपास के हमने बहुत सारी वस्तुएं देखी हैं, पदार्थ देखे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। बात यह आती है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कितने रूप में बताए गए हैं आपको? 3 रूप में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 तरह के आपके पदार्थ इन अवस्थाओं में मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 2 और हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, यानी कि जो इनकी अवस्थाओं में इनको बांटा गया है कि कांच सॉलिड क्यों है, या फिर हीरा इतना कठोर क्यों है, सॉलिड क्यों है। ठीक है, या फिर आप ये लगा लीजिए कि जो आपका पानी है वो आपका लिक्विड ही क्यों है। उसके बाद आप देखते हो उसकी भाप बन जाती है तो वो गैस भी बन जाता है। तो इसका कारण उनके कण जो हैं, हमने देखा था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने हैं और उनके कणों के कुछ ऐसे गुण होंगे जिन गुणों की वजह से ही उनकी 3 अवस्थाओं में उनको बांटा जाएगा। तो देखिए अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनकी तीनों अवस्थाएं होती हैं, और ये भी पढ़ेंगे कि वो कारण क्या क्या है उनका। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था आती है आपकी ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? ठोस अवस्था। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। उसमें इसने बोल रखा है कि आप सुई, लकड़ी की छड़, पेन या किताब लीजिए, फिर आपने पेंसिल के साथ किसी भी पेज के ऊपर रख के उनकी आपने शेप को नोट करना है, किस तरह की वो आकृति बनाते हैं। फिर आपने क्या करना है, उनके ऊपर कोई हथौड़े की मदद से या कोई भारी वज़न की मदद से उनके ऊपर गिरा कर देखिए उनका क्या होता है, ये आपने नोट करना है। तो देखिए या उनको खींचने पर किस तरीके से उनके आकार में बदलाव आता है, किस तरह से उनके द्रव्यमान में बदलाव आता है, यानी कि किसी चीज़ में बदलाव आता है या नहीं आता, और अगर उनमें बदलाव भी आता है तो वो किस तरीके से आता है। तो देखिए वो कहता है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हमने देखा कि 3-4 जो हमने देखे हैं वो सारे उदाहरण किसके हैं? ठोस के हैं। पिन है, चाहे वो लकड़ी का कोई छड़ है या टुकड़ा है, ठीक है, या बुक ले लीजिए आप एक बार के लिए। तो वो कहता है हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, क्योंकि अगर हम उनकी शेप बनाना चाहेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो एक निश्चित आकार ही निकल कर उनका आएगा। ठीक है, या दिखने में भी उनका एक निश्चित आकार होता है, वो बदलते नहीं हैं। स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उनकी सीमाएं भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी कि कहाँ तक वो बुक आ रही है, कहाँ तक कोई लकड़ी का टुकड़ा वो फैला हुआ है या उससे ज़्यादा फैल सकता है या नहीं फैल सकता। ठीक है, तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है।
नगण्य संपीड्यता का मतलब होता है कि ना के बराबर कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है दबाव, किसी चीज़ को दबा कर कंप्रेस कर देना, सिकुड़ना, उसको बोलते हैं संपीड्यता यानी कि संपीड़न। तो यानी कि इनमें हमने देखा कि इनकी स्पष्ट सीमाएं थी, निश्चित इनका आकार था और इनका आयतन भी स्थिर था। आयतन का मैंने आपको मतलब बताया ही था, धारिता होती है, बदलाव मतलब कि भार होता है, किसी भी जगह पे रखो तो वहाँ की वो धारिता ले लेता है, उसको हम उसका आयतन बोलते हैं। तो इनमें जो संपीड़न था यानी कि जो कंप्रेशन था, जो दबाव था, उनमें ना के बराबर था, कुछ में था लेकिन फिर भी ना के बराबर ही था। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, कि बाह्य बल लगाने पर भी, बाहर से आप उस पर कोई बल लगाइए तो ठोस अपने आकार को बनाए रखेंगे, लेकिन एक ऐसी सीमा रेखा जरूर आएगी जिसके बाद वो टूट जाएंगे। तो ठीक है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। हमें पता है इनका आकार नहीं बदलेगा, इनकी सीमाएं भी वहीं तक सीमित रहेंगी, लेकिन हम उनको टुकड़ों में जरूर डिवाइड कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे वो ठोस के ठोस। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं। इसलिए ये दृढ़ होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। और निम्नलिखित विचार कीजिए। हमने देखो निम्नलिखित विचार का मतलब है जो नीचे बताएगा ये, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि किस तरीके से पता चलता है कि कोई कठोर किस तरीके से है, उसका कारण क्या है। कई बार आपको कन्फ्यूजिंग भी होगी कि कोई चीज़ कठोर भी है लेकिन फिर भी वो कंप्रेशन शो करेगा। तो देखिए, फर्स्ट आता है आपका कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा। जो रबर बैंड है, क्योंकि आप उसको खींच सकते हो आसानी से, जितना खींच सकते हो, मतलब आपने उसके ऊपर जैसे फोर्स लगाया, बल लगाया, वो खींच जाएगा और जैसे छोड़ोगे वो वापस अपनी उस पोजीशन पर आ जाएगा। तो वो कहता है कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा और क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। हमने आकार बदल दिया, यानी क्या उसको खींचकर आकार बदला जाएगा। क्या ये ठोस हैं, क्या ये ठोस होते हैं। अगर आकार आपने तो ये बताया कि ठोस जो हैं उनका तो आकार बदलता ही नहीं है, तो हमने यहाँ से पता करना है कि जो ये रबर है क्या ये ठोस है। तो देखिए आगे, दूसरा आपका है पॉइंट कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं, ये भी हमें देखना है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उसका आयतन भी क्या होगा, परमानेंट, एक निश्चित होता है, लेकिन आयतन तो बदल जाएगा। आयतन का मतलब क्या है कि जैसे हम उसकी बात करेंगे आयतन तो बदल जाएगा, या फिर आप ये देखोगे कि उनका आकार भी बदल जाएगा। ठीक है, आयतन बदलने का मतलब यहाँ इससे है कि यदि हम उसमें से अमाउंट कम भी कर दें और उसको आयतन में बदल दें किसी तरीके से, तो मतलब कि उस आकार में बदल दें, तो उस आकार को तो वो ले लेगा जिस भी बर्तन में हमने उसको डाला है, लेकिन उसके साथ उसका आयतन भी कम हो गया। या फिर जैसे गैस के मुकाबले बताया जाता है कि गैस को साइलेंडर में डालें तो उस साइलेंडर की वो शेप ले लेती है, लेकिन उसे छोटे में डालेंगे तो क्या पता उसमें भी वो अच्छे से फिट आ जाए। तो ये चीज़ भी हमें देखते हैं। तो सेम चीज़ हम इसमें देखते हैं कि यहाँ कंप्रेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से एक फ़र्क आपका आकार पे भी पड़ रहा है। तो देखिए, वो कहता है क्या ये ठोस हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा कि जो स्पंज है, स्पंज आपने देखा है, तो जो स्पंज होता है उसमें जो हम उसको जैसे ही दबाव लगाते हैं उसके ऊपर, संपीड़न करते हैं, उसका कंप्रेशन करते हैं, तो जैसे ही करते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। जैसे उसको छोड़ दिया जाएगा वो वापस से आ जाएगा अपने शेप में। उसने अपनी शेप को तो चेंज किया, आकार तो उसने बदला, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा, ठोस माना जाता है। अब इनका हमें कारणों को पता करना है कि रबर एक आकार बदलने पर भी ठोस ही रहता है। चीनी या नमक को किसी बर्तन में डालने के बाद उसकी आकार को बदलने के बाद भी वो फिर भी ठोस रहती है, या कोई स्पंज है उसको कंप्रेस यानी कि दबाने के बाद भी वो आपका फिर भी ठोस ही रहता है। अब इनके कारण देखते हैं। पहली बात कि ये सभी ठोस है, क्योंकि पहला पॉइंट कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का जो आकार है वो बदलता है। आकार तो बदल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और बल हटा लेने पर वो पुनः अपने उसी पोजीशन यानी कि मूल आकार में आ जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि जो रबर था हमारा, हमने उसको खींच जरूर दिया, लेकिन छोड़ने पर वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया। तो क्या उसने अपना आकार बदला है? हाँ, उसने सिर्फ तब बदला है जब हमने बाह्य बल को लगाया है, बाहर वाले से बल को एक अप्लाई किया हमने, कोई फोर्स, तो उसकी वजह से उसने आकार जरूर बदला है, लेकिन वैसे तो उसका आकार नहीं बदला हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं, और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है।
क्योंकि हम देखते थे कि जो अपने सॉलिड हैं, जो अपने ठोस हैं, वो ज़्यादा बल लगाने पर टूट जाते थे। तो यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी शो हो गई। दूसरा देखते हैं पॉइंट कि चाहे हम शर्करा या नमक यानी कि चीनी या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। सबसे बड़ा यही रीज़न था कि उस पूरे बर्तन का, मान लिया कोई आपने बर्तन ले लिया, इस पूरे बर्तन का तो उस आकार ले लिया, उनके किसने, नमक के जो आपके कण थे या आपके जो चीनी के कण थे, उन्होंने उसका तो पूरा का पूरा शेप यूं की यूं ले ली, साइलेंडर टाइप में वो बन गए। लेकिन बात यह है कि उनके जो क्रिस्टल हैं, जो उनके छोटे छोटे वो कण हैं, वो तो अपने आप में ही ठोस हैं, वो तो अपनी कोई अवस्था मतलब कि आकार को नहीं बदल रहे हैं। तो यानी कि इसलिए बोला जाएगा कि जो चीनी है, जो नमक है, वो ठोस ही हैं, आकार में उनके कण सारे ठोस ही हैं, वो आकार नहीं बदल रहे। लेकिन हाँ, वो बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक नया आकार जरूर बना रहे हैं। तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि ठोस जो हैं वो अपना आकार नहीं बदलते, आकार उनका निश्चित रहता है और ज़्यादा बल लगाने पर वो टूट जाते हैं। ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि जो स्पंज है उसमें क्या होता है, उसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि स्पंज जो बना होता है उसके अंदर जो स्पंज होता है उसके कणों के बीच में थोड़ी कहीं ना कहीं जगह बची होती है, जगह आपकी मौजूद होगी, उस जगह में हवा होती है। जैसे ही आप उसको कंप्रेस करोगे, दबाओगे, यानी कि जैसे ही आप उसके ऊपर एक बल लगाओगे बाहर से, वो कंप्रेस हो जाएगा, वहाँ से वो हवा निकल जाती है। जैसे ही निकल के जाएगी तो उसका जो आकार है वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो वापस से गैस उन्हीं छिद्रों में आना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर भर जाएगी और वापस से वो आपका स्पंज फैल जाएगा। लेकिन आकार क्या रहा, निश्चित रहा। ठीक है। तो स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, यानी कि वायु होती है वहाँ पर। हम इसे दबाते हैं तो वे वायु जो है वो बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यानी कि उसका संपीड़न तो हुआ, लेकिन वो पार्टिकल जो थे, जो कण, वो अपने आप में तो एक क्या थे, सॉलिड थे। कहने का मतलब है कि वो ठोस जरूर थे। ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ठोस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं शाबाश। अब हमारी दूसरी अवस्था आती है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड फेज हमने पढ़ना है। तो इसमें भी एक क्रियाकलाप बताया गया आपको, क्या कि जो जल या खाना पकाने का कोई तेल है, दूध है, कोई भी आप ले रहे हो, लिक्विड है, तो आप क्या करो, उसको आप अलग अलग बर्तनों में डाल के देखिए। उसने उसका आकार ले लिया। पहले आपने उसको एक किसी, ये मान लीजिए साइलेंडर टाइप किसी स्ट्रक्चर किसी बर्तन में डाल दिया, तो उसने साइलेंडर का शेप ले लिया। ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको कोई गोल किसी भी बर्तन में डाल दिया, उसका आकार ले लिया। आपने कोई और बर्तन में डाल दिया, उसका आकार ले लिया। तो यानी कि उनका जो आकार है वो अनिश्चित है, यानी कि वो बदल रहा है। लेकिन क्या उसकी अमाउंट बदली? यहाँ पे आपने अगर 2 लीटर पानी लिया, इसमें भी वो 2 लीटर ही आया है, इसमें भी 2 लीटर आया है, तो क्या उसका आयतन बदला? बिल्कुल भी नहीं, आयतन तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो चीज़ तो उतना ही है ना। जो द्रव्यमान है, उसका जो भार है, जो आयतन है, वो तो निश्चित है, यानी कि उसका आकार बदल रहा है। पहली बात ये थी। तो देखिए, तो वो कहता है कि यदि हम क्या कर लेते हैं, उन द्रवों को फर्श पर डाल दें, तो क्या होगा, या 50 मिलीलीटर माप कर विभिन्न बर्तनों में, अलग अलग बर्तनों में आप उसको डाल के देखें, तब क्या होगा, या किसी द्रव का आकार एक समान होता है, बदलता है। इन सभी कारणों का हमने यहाँ पर पता करना है। तो देखिए, प्रेक्षण से हम ये पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, वो यानी कि एक जैसा नहीं रहेगा, अनिश्चित होगा, लेकिन उसका आयतन जरूर निश्चित रहता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। यानी कि जैसे ही हमने जिस बर्तन में इनको डाला, उसी का आकार जो था इन्होंने ले लिया। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, यानी कि जो द्रव है वो बह सकते हैं, यानी कि वो फ्लो कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं, जैसे गैस है वो भी आपकी फ्लो कर सकती है, बह सकती है, लेकिन सॉलिड ठोस वो बह नहीं सकते। ये भी उसका एक गुण था। इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो तरल पदार्थ हैं वो सारे बह सकते हैं, लेकिन जो दृढ़ हैं, ठोस हैं, वो बह नहीं सकते हैं। ठीक है।
क्रियाकलाप 1.4 आपने पढ़ा, 1.5 इसके संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। यानी कि ठोस और द्रव का जो विसरण बना, ठोस और द्रव का विसरण क्या देखा था हमने पानी लिया था शाबाश, और क्या किया था, 1 चम्मच ऐड किया था हमने, किसकी, नमक या शर्करा की ऐड की थी। नमक और शर्करा यानी कि चीनी या नमक आपका जो था वो आपके ठोस अवस्था में थे, और जो आपने पानी लिया वो आपका द्रव अवस्था में है, और दोनों का फिर भी मिश्रण संभव हुआ, यानी कि वो एक दूसरे में अच्छे तरीके से विसरित हो चुके थे। तो यानी कि जो ठोस और द्रव है उनका विसरण द्रवों में संभव है, द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। आपने देखा है कि जो जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो मछली है, मेंढक है या कोई और जीव जंतु है, वो सारे किस तरीके से सांस लेते हैं। हमें पता है कि कहीं ना कहीं जल में भी ऑक्सीजन घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली होती है, लेकिन ये दोनों तो गैस की अवस्थाओं में मिलती हैं, और वो आपका क्या है, जल जो है आपका वो क्या है, वो आपका द्रव अवस्था में है। तो यहाँ से हमें ये बात भी पता चलती है कि जो गैस है उनका मिश्रण भी हमें द्रव में देखने को मिलता है, जहाँ से वो जलीय जीव जो हैं वो अच्छे तरीके से सांस ले पाते हैं और जीवित रहते हैं। तो जलीय जीवों में जो एक आधार बनता है वो आधार द्रव और गैस दोनों के मिश्रण के आधार पर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी जीवधारी, जीवधारी का मतलब यहाँ पर जीवित प्राणियों से है, यानी कि जो जीवित प्राणी है, जो जीव जंतु जीवित हैं उनकी बात है। तो सभी जीवधारी जो हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। जो भी जीवित आपका कोई भी जीवित जानवर है, पशु पक्षी है या कोई भी जीव जंतु है, वो क्या करेगा, लगातार सांस तो लेता ही रहता है। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी कि इससे में ये बात पता चली कि द्रवों में और द्रव को भी मिलाया जा सकता है, दूसरे पदार्थ जो अलग पदार्थ के जो द्रव होंगे, ठीक है, या फिर उसमें ठोस को भी मिलाया जा सकता है या उसमें गैस को भी मिलाया जा सकता है। यानी कि आप तीनों ही अवस्थाओं को उस द्रव में मिला सकते हो। ठीक है, द्रव प्लस द्रव जो होगा वो भी एक अपनी अवस्था ही बताएगा, लेकिन एक तरह के द्रव में आप दूसरे तरह का द्रव भी मिला सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये बात पता चलती है। आगे देखिए, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है, यानी कि घुलने की जो क्षमता है वो द्रवों में ज़्यादा अधिक होती है, जल्दी ज़्यादा घुल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, ठोस जो पदार्थ हैं यहाँ पे उनके कंपेयर में जो द्रव के जो द्रव पदार्थ हैं आपके, उनमें जो विसरण होता है वो उसकी जो दर है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, पहली बात, क्योंकि हमने देखा कि जो इनकी अवस्थाएं हैं ये उनके कणों के गुणधर्मों के आधार पर ही है, क्योंकि उनके कण जो हैं उनके ही जो गुण हैं वही बताते हैं कि वह अवस्था आपकी ठोस है, द्रव है या गैस है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो द्रव है, वो जो द्रव अवस्था है, वो पदार्थ के कण जो है उसमें स्वतंत्र रूप से होते हैं, इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं, और दूसरी बात उनके बीच में जो खाली जगह थी, रिक्त स्थान जो था, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, ठोस पदार्थों के मुकाबले। तो यहाँ बताओगे आप कि और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इसके कारण जो द्रव में जो विसरण की जो गति है, यानी कि जो विसरण है वो आसानी से हो सकता है एज़ कम्पेयर टू किसके, जो ठोस पदार्थ हैं उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शाबाश। तो आई थिंक आपको द्रव अवस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, तीसरी अवस्था आपकी गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था देखिए क्या है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है, कौन से गुब्बारे वाले पर, जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हैं जो उनमें हवा भरता रहता है, ये देखा आपने। उसे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, और इससे यह भी पूछिए कि उस सिलेंडर में जो गैस है वो कौन सी गैस है जो उसके अंदर वो भर रहा है। ठीक है, उन्होंने देखिए हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप की मदद से अच्छे तरीके से समझेंगे कि गैस अवस्था होती क्या है। ये तो कुछ प्रश्न जो एनसीईआरटी कॉर्नर से आपके बनते ही हैं वो बताए जाते हैं, तो यहाँ से हम क्रियाकलाप की मदद से अच्छे से देखते हैं।
तो इस क्रियाकलाप में आपने करना क्या है, आपने 3 कोई भी इंजेक्शन तो आपको पता ही होगा, तो आप 3 सिरिंज ले लीजिए, जो इंजेक्शन ले लीजिए। आपने क्या करना है, उनके जो नीचे वाले हिस्से पर यहाँ पर आपने क्या लगाना है, एक रबर कॉर्क लगा देना है, यानी कि एक कोई भी रबर का टुकड़ा वहाँ पर लगा दीजिए ताकि वहाँ से कोई चीज़ बाहर ना निकल सके। और 3 तरह के लेने हैं। पहले वाले में आपने क्या करना है, उसका जो ये पिस्टन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन, जिसको आप मूव करवाते हो, ये पिस्टन बाहर निकाल दीजिए तीनों के ही। पहले वाले में आपने कुछ नहीं करना। दूसरे वाले में आपने क्या करना है, उसमें जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए थोड़ा सा। तीसरे वाले में आपने क्या करना है, कोई चौक वगैरह का पाउडर ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, तीनों में पिस्टन डालिए और पिस्टन को मतलब इतना पिस्टन स्मूथ हो, यानी कि इतना हल्का हो, आप उसको ऑयल वगैरह की मदद से इतना स्मूथ कर सको कि वो आसानी से थोड़े से प्रेशर के साथ ही अच्छे से कंप्रेस कर सके। तो आपने क्या करना है, एक सीरीज में आपने क्या लिया, शाबाश, एक जो इंजेक्शन था उसमें आपने क्या किया, कॉर्क लगाई। एक में हमने क्या डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ पिस्टन को बाहर रख दिया। दूसरे में हमने जल यानी कि पानी को डाल दिया और तीसरे में हमने चौक का जो पाउडर था वो डाल दिया। तीनों में ही जब हमने पिस्टन डालकर उसको कंप्रेस किया, संपीड़न किया उसका, तो हमने ये देखने को मिला सबसे ज़्यादा कि संपीड़न होगा किस में। आपको भी पता है कि संपीड़न किस में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बात यह है कि क्यों होता है, संपीड़न संभव क्यों है, अब ये चीज़ देखनी है। तो देखिए, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि तीनों ही इंजेक्शन में जब आप कंप्रेस करोगे, दबाओगे, पहले वाले में गैस थी, आसानी से वो नीचे चला जाएगा, दूसरे वाले में लिक्विड था, वो एक लिमिट के बाद जाना बंद हो जाएगा, और तीसरे में तो आपका चौक पाउडर था, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, वहीं आपका ठोस बन जाएगा जहाँ तक का वो चौक पाउडर उसके अंदर है। तो इससे हमें बात क्या पता चली, ये बात पता चली कि जो ठोस हैं उनमें कंप्रेशन ना के बराबर हुआ, जो आपके द्रव थे उनमें कंप्रेशन थोड़ा सा ठोस के मुकाबले ज़्यादा हुआ, लेकिन गैस वाले में सबसे ज़्यादा हुआ। अब कंप्रेशन हुआ क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो हैं, कण जो हैं, वो इतने दूर दूर हैं कि उनके बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा है। अगर उनके ऊपर एक दबाव लगा दिया जाए तो इतनी जगह तो उनके बीच में होगी ही कि वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ सकें, और जितना ज़्यादा आप उसको कंप्रेस करते जाओगे, तो यानी कि जितना ज़्यादा आप उसको कंप्रेस करते जाओगे वो उतना ही कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली कौन सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, जो हम सिलेंडर वगैरह में भरवा कर लेके आते हैं, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, देखें हमने ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं वो, इनमें संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित का मतलब कंप्रेस करके, यानी कि उनको बिल्कुल अच्छे से दबाव बनाकर उनको उसके अंदर डाला जाता है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा जो ज़्यादातर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर के लिए छोटा सा एक ये मान लीजिए इस तरीके से उसमें एक सुई होगी जो इस तरीके से मूव करती जाएगी, इधर से उधर और इधर से उधर ऐसे मूव करती जाएगी। उस पर एक छोटा सा वो जो हम क्या मतलब जो सिलेंडर के ऊपर लगाते हैं वो लगा देंगे। उससे होगा क्या, देखिए वो जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं उसके ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट उसके प्रेशर को नोट करता है, प्रेशराइज को, कि इसके अंदर प्रेशर कितना है और कितना प्रेशर कम होता जा रहा है, उससे हमें ये बात पता चलती जाती है। क्यों, क्योंकि हमने उस गैस को जो उस सिलेंडर के अंदर डाल रखा है वह गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेशन के साथ डाल रखी है, उसका संपीड़न कर रखा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप जो सिलेंडर को हिलाते हो आपको लगता है कि वो लिक्विड में है, आपको लगेगा कि वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि हम आगे चल के अवस्थाओं के बदलने के बारे में पढ़ेंगे कि अवस्थाएं किस तरीके से बदलती हैं, और वहाँ से हमें ये बात पता चलेगी कि अगर गैस के ऊपर कंप्रेशन ज़्यादा लगा दें, संपीड़न उनका ज़्यादा कर दें, तो गैसीय अवस्था से तरल अवस्था यानी कि आपकी जो द्रव अवस्था है उसमें बदल जाती हैं। इसलिए आपको गैस जो है वो तरल यानी कि लिक्विड बना हुआ उनका हमें दिखाई देता है। दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस ज़रूर होगा, हमें पता चलेगा कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं, सीएनजी जिसको बोलते हैं, सीएनजी के आपने बहुत सारे साधन देखे हैं, तो उनमें सीएनजी गैस होती है। सीएनजी का एक सिलेंडर होता है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा दबाव संपीड़न करके उसको उस सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है और उस सिलेंडर की उस गैस का फिर यूज़ वाहनों को चलाने के लिए यूज़ में किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग होता है संपीड्यता, यानी कि जो संपीड़न है काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी कि हमें यहाँ से ये बात पता चली कि उनका जो आयतन होगा वो भी अनिश्चित होगा। अब आयतन अनिश्चित का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या किया, हमने दो सिलेंडर ले लिए, एक ये और एक ये। मान लिया इसमें आपकी जो गैस है हम केजी के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ ये मान लिया 10 केजी का आपका कोई सिलेंडर था, हमने गैस डाल दी इसमें 2 केजी डाल दी। यहाँ पे आपका ये 5 केजी का हमारा सिलेंडर था और इसमें भी गैस डाल दी हमने 2 केजी। तो यहाँ पे हमने गैस 2 केजी डाल दी। अब होगा क्या, ये 2 केजी जो गैस थी हमारी, ये पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, बिल्कुल पूरे सिलेंडर में। तो इसने किसका आयतन ले लिया, इस सिलेंडर का। यानी कि 10 किलोग्राम वाला जो आपका सिलेंडर था, उस सिलेंडर का जो आयतन था, जितनी वो जगह घेर रहा था उतनी ही जगह इस 2 किलोग्राम वाली उस गैस ने घेर ली। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि जो 5 किलोग्राम वाला हमारा सिलेंडर था, उसमें जब उस 2 किलोग्राम की उस गैस को डाला गया तो उसने फिर वो 5 किलोग्राम वाले जो सिलेंडर था उसके आयतन को घेर लिया। लेकिन दोनों का आयतन क्या है, अलग अलग, लेकिन जो गैस की अमाउंट है वो क्या है, सेम। इससे में बात पता चलती है कि जो गैस है, चाहे वो कैसी भी गैस है, उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। यानी कि जिसमें डालोगे हम उसमें उसको कंप्रेस करके भी डाल सकते हैं और नेचुरली खुला ऐसे ही डाल सकते हैं, बिना किसी कंप्रेशन के, बिना किसी संपीड़न के। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात पता चली कि जो इसका आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। अब यहाँ से वहाँ तक गैस के द्वारा हमने देखा था, हमने फर्स्ट जब लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर अगरबत्ती को एक कोने में रख दें किसी रूम के, तो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे घर में भी फैल जाती है। क्यों, क्योंकि वो हवा के माध्यम से इधर उधर चलती रहती है, क्योंकि उसके जो कण हैं वो गति करते रहते हैं लगातार, और वो आपकी फैल सकती है पूरे के पूरे वातावरण में। तो यानी कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी भेजी जा सकती है। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध है, गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यानी कि जब कभी भी अगर कोई खास पकवान पक रहा है तो उसकी जो गंध है वो हमें अंदर, अगर किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ तक भी वो गंध आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। आप उसको सूंघने लगते हो कि गंध वहाँ तक आ रही है, क्योंकि वो हवा के माध्यम से आपके पूरे के पूरे उस वातावरण में फैल चुकी है। ठीक है, ये गंध हम तक कैसे पहुँचती है, क्योंकि उनके कण, पहली बात तो यही थी कि उनके कण निरंतर गति कर रहे थे, और दूसरी बात जो गैस है हमने देखा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा भी सकती हैं। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंचते हैं। यानी कि वो रसोई से फैलते हुए आपके पूरे वातावरण में फैलते हुए आप तक पहुंच जाएंगे, और आपको वहां पर फिर उनको महसूस करने को मिलेंगे कि जो आपका पकवान वो रसोई में पक रहा था वो आपको वहाँ भी बैठे हुए सूंघने को मिलता है कि कोई पकवान पकाया जा रहा है। ठीक है, यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, और दूर भी जा सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर वो गंध है वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके घर तक ही सीमित रहे, वो पूरे के पूरे वातावरण में भी फैल सकती है। जैसे एक सिलेंडर की जो गंध होती है, अगर उसको बिल्कुल खुला छोड़ दें तो वो आपके पूरे के पूरे वातावरण में फैल सकती है, दूर से भी आपको वो महसूस हो सकती है कि कोई गैस आपके आसपास है। ठीक है, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। सेम इसका एग्जाम्पल यही है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण में करें, कि इसकी जो तुलना है वो हमें ठोस और द्रव के साथ करके देखनी है कि ठोस में विसरण किस तरीके से था या द्रव में विसरण किस तरीके से था। अब हमने इसका कंपेयर इसके साथ करना है। ठीक है, कणों की गति जो है वो तेज और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का
अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। एक गैस है उसमें भी कण दूर दूर हैं, दूसरी गैस है उसमें भी कण दूर दूर हैं, दोनों के कणों के बीच में भी जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो आपस में जब मिक्स होंगे यानी कि जब विसरण होता है उनका, वो आसानी से हो जाता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमारे जो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन उनका जो विसरण है यानी कि जो एक घोल है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि एक गैस दूसरी गैस में अच्छे तरीके से मिक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके जो कण हैं वो गति ज़्यादा करते हैं, और दूसरी बात उनके जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। यानी कि जो गैस में जो कण है उनकी गति जो है वो अनियमित का मतलब क्या है कि नियमित नहीं है कि कहाँ तक होगी। ठीक है, और दूसरी बात वो बहुत तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। यानी कि जो गैस है वो आपकी दीवारों से टकराती रहती है, क्योंकि अनियमित होती है। अनियमित का मतलब क्या है कि उनकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है, जहाँ भी उनको सॉलिड कोई सरफेस मिलेगा, ठोस मिलेगा, उसके ऊपर टकराएंगे, फिर वहाँ से वापस किसी और दिशा में वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। देखिए यहाँ से आपको पता कैसे चला कि जो गैस का दबाव कैसे बनता है, कि जो बर्तन की दीवार है या कोई ठोस है, उसकी जो दीवार पर कण जो हैं गैस के, वो प्रति इकाई जिस क्षेत्र पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब है कि प्रति इकाई यानी कि यूनिट सेल के साथ, यानी कि एक यूनिट बना लीजिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, उसके अकॉर्डिंग एक प्रति इकाई क्षेत्र में वो जो बल लगाते हैं उसी के दौरान जो वो दबाव बनता है वो गैस का दबाव बनता है, यानी कि गैस का दबाव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, इनको हम एट लास्ट जब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक लेक्चर में हम इनको सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर के साथ इनको अच्छे से सोल्व करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, तो हमने आज पदार्थ की 3 अवस्थाएं कर ली हैं जो आपको बता दिया गया है। आज हमें इतना ही करना है। तो देखिए अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रोसेस जो थी नोट्स की तरफ। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो हमने पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ लिया था कि किस किस तरीके से उनके गुण होते हैं। आज हमें आगे बढ़ना है और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो एक हम चार्ट बना लेते हैं, कोई एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिससे हमें आसानी से पता रह सके कि जो अवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या गुण थे जिनकी वजह से वो अवस्थाएं बनी थी। तो देखिए, जो पदार्थ है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे, आपको पता ही है। पहला क्या था आपका ठोस, दूसरा क्या थे द्रव, और तीसरा गैस। शाबाश, 3 अवस्थाएं हो गई हमारी। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। अब इनके गुण पढ़ते हैं किस किस के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, आकार बताएंगे। ठोस में आकार कैसा था हमने देखा था, निश्चित। द्रव में कैसा था, जो हमारा आकार था वो किस तरीके से था वो भी हमने देखना है, अनिश्चित आकार था, क्योंकि जैसे ही हम उसको डाल रहे थे दूसरी किसी चीज़ में उसका आकार वो धारण कर लेता था। गैस में भी अनिश्चित। आगे देखिए, दूसरा हमने किसके ऊपर देखा था, आयतन। ठोस में आयतन निश्चित था, द्रव में भी निश्चित था, लेकिन गैस में अनिश्चित था।
हमने देखा था कि जो गैस है, 2 सिलेंडर लिए थे, एक हमारा 5 केजी का था, दूसरा हमारा 10 केजी का था, और उसके अनुसार हमने देखा था कि जो आयतन है वो गैस में वो बदल जाता है, लेकिन जो आपके द्रव हैं उसमें नहीं बदलता और ना ही ठोस में बदलता है। तीसरा हम देख सकते हैं संपीड़न। ठोस में नहीं होता, द्रव में होता है और गैस में भी होता है। ठीक है, यानी कि संपीड़न जो है ठोस में नहीं होता, द्रव में होता है और गैस में भी होता है। अगर आप बताना चाहो तो गैस में क्या होता है, मध्यम, और इसमें बहुत कम, यानी कि ना के ही बराबर होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप बता सकते हो तीनों में। फिर अगर हम देखना चाहें तो आकर्षण बल के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। आकर्षण बल किनके बीच, कणों के बीच। तो जो ठोस के जो कण थे उनके बीच में आकर्षण बल क्या था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। और द्रव में हमने देखा मध्यम होता है। क्या होता है, मध्यम होता है। और गैस में बहुत कम होता है, गैस में बहुत ज़्यादा कम होता है। हमने देखा आकर्षण बल, क्योंकि इसीलिए तो क्या होते हैं, अपनी अपनी अवस्थाओं में होते हैं। और हम देख सकते हैं उनकी सीमाएं। सीमाएं कैसी रहती हैं, तो एक ठोस की जो सीमा है वो निश्चित रहती है, निश्चित सीमा। और द्रव की जो सीमाएं हैं वो भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। लेकिन जब गैस की बात आती है तो वो क्या होती हैं, अनिश्चित। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों। देखिए, ठोस जो है हमने देखा, आकृति बनाकर देखा कि उसकी सीमाएं निश्चित थी, वो उससे आगे नहीं जा रहा था, उससे पीछे नहीं आ रहा था। द्रव जो है जहाँ पर डाल दोगे उसकी एक सीमा बन जाएगी, वो जहाँ तक होगा। लेकिन क्या गैस की कोई सीमा होती है, बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर में डालोगे 5 केजी के में डालोगे तो 5 केजी तक की वो सीमाएं रखेगा, 10 केजी वाले में डाल दोगे 10 केजी तक की हो जाएंगी। पूरे वायुमंडल में छोड़ देंगे तो उनकी कोई सीमा ही नहीं होगी। यानी कि जो सीमाएं हैं वो ठोस और द्रव में तो निश्चित ही रहती हैं, लेकिन जो गैस हैं उनमें निश्चित नहीं रहती। ठीक है, आगे हम इनके उदाहरण देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। ठोस के उदाहरण हमने देखा है, हीरा, पत्थर इत्यादि, यही होते हैं। हीरा दे सकते हो, पत्थर दे सकते हो, या कोई और उदाहरण दे सकते हो। द्रव जो है आपके, द्रव में आपके तेल, शहद, जल इत्यादि, ये दे सकते हो। गैस की जब बात करते हैं तो गैस में आप देख सकते हैं वायु, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, अमोनिया होती है, बहुत सारी होती हैं, क्लोरीन होती है। जिस भी आप गैस का एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ठोस है, द्रव है और गैस है, इनकी पदार्थ की अवस्थाएं ज़रूर बदलती हैं, लेकिन ये अवस्थाएं उनके कणों के गुणों के कारण ही बदली हैं। उनके अगर कणों के गुण अलग अलग हैं तो अवस्थाएं भी उनकी बदल जाएंगी। अब इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहला आपका क्या था, ठोस पदार्थ। तो लिखते हैं, देखिए आप लिखोगे वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ। देखिए रासायनिक मैंने इसलिए लिखा है, रासायनिक का मतलब जो रसायन अभिक्रियाएं करें, चाहे वो कोई पदार्थ ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, वो किसी न किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया जरूर कर सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ
कौन से? जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वह इनके कणों, अब देखिए कण क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं अणु एवं परमाणु। अणु एवं परमाणु पे आपका एक चैप्टर भी है जो हमने पढ़ना है। तो अणु यानी कि अणुओं से मिलकर बना है, चाहे वो उसके अणु हैं या वो परमाणु हैं। तो ये जो कण हैं, इन कणों के बीच व इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इनकी और अगर आप देना चाहते हैं तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि उनकी सीमाएं निश्चित होती हैं। ठीक है। या फिर आप बता सकते हो कि जो इनमें संपीड़न है वो बहुत कम होता है। आप लिख सकते हैं लाइनें, जैसे ज़्यादा होता है उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिए ही थे, हीरा, पत्थर आदि, यही दिए थे हमने। दूसरा हम लिखते हैं कौन से पदार्थ? द्रव पदार्थ। तो देखिए अब द्रव पदार्थ की बात करते हैं। द्रव में हमने क्या क्या देखा शाबाश? कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका आकार क्या होता था? जिनका आकार तो क्या था? अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। और आप क्या बताओगे? इनके कणों वही लिखेंगे, अणु एवं परमाणु के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है। मध्यम होता है मतलब ठोस से तो क्या होगा? ज़्यादा, लेकिन गैस से क्या होगा? कम। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें द्रव पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण दीजिएगा आप, दूध, तेल, शहद, जल आदि, ये आप उनके उदाहरण दे सकते हैं। शाबाश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी अवस्था कौन सी थी? गैस अवस्था, यानी कि गैस पदार्थ। अब गैसीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जिनका आकार व आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। व इनके कणों के बीच
आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल बहुत कम होता है, यानी कि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। उन्हें गैसीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि उनको क्या कहते हैं? गैसीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि वो गैसीय अवस्था में वो पदार्थ मिलते हैं। उदाहरण जैसे आप दोगे, जैसे ऑक्सीजन हो गई आपकी, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी गैस होती है आपकी, आदि, ये आपकी गैस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में पता लग गया होगा कि जो पदार्थ आपके तीन अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, यानी गैसीय जो पदार्थ होते हैं। तीनों की हमने डेफिनेशन अच्छे से कर ली, उसके हमने एक चार्ट बना लिया, टेबल बना ली, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आप, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कवरअप हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम अब जो अपनी अवस्थाएं जो बच चुकी थी, जो दो अवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो देखते हैं, जो आपके इसी लेसन में दी रखी हैं। देखिए, तो ये आपकी वो दो अवस्थाएं हैं। पहली आपकी क्या है? प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा है क्या? जो प्लाज्मा है वो अवस्था कब बनती है? जैसे नियोन एक बल्ब होता है, नियोन बल्ब आपने देखा होगा, जो छोटी छोटी जो बल्ब होते हैं, उनमें भी एक नियोन बल्ब आते हैं। उन नियोन बल्ब में नियोन गैस होती है, और जब वो नियोन गैस, जब उनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो नियोन के जो पार्टिकल हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं, यानी कि आयन बन जाते हैं उनके, और उन आयनों के कारण एक प्लाज्मा तैयार होता है, एक प्लाज्मा तैयार होता है, और वही प्लाज्मा आपको चमकता हुआ दिखाई भी देता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं कि वो जो पदार्थ बना वो आपका प्लाज्मा था। और जो आपके सूर्य के अंदर, यानी कि सूरज के अंदर या चांद के अंदर जो उनकी रोशनी है, वो उनके प्लाज्मा के ही कारण है। और जो प्लाज्मा है, यानी कि जो आपका चौथा पदार्थ है, जो प्लाज्मा, जो चौथी अवस्था है, वो आपकी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान पर बनता है ये प्लाज्मा जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम उसको इतना गर्म कर देते हैं कि उनके जो नियोन के जो हमारे पार्टिकल थे, कण थे, वो आयनीकृत हो गए, और आयनीकृत होने के बाद वहाँ पर एक प्लाज्मा बनना तैयार हो गया, एक चमकीला पदार्थ बनना शुरू हो गया, और वही चमकीला पदार्थ हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें आपको ये बता रखा है कि जो आपके बल्ब में जो पदार्थ जो क्रिएट होता है, आपका जो चमकता हुआ दिखाई देता है, वही प्लाज्मा होता है। और जो आपके सूरज या चंद्रमा की जो रोशनी है, वो उनके ज़्यादा तापमान की वजह से जो प्लाज्मा बन रहा है, उस प्लाज्मा के ही कारण होती है। ठीक है, अगली जो आपकी अवस्था थी वो थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस जो यहाँ पे शब्द है, वो सत्येंद्र नाथ बोस, जो एक भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। और इसी पर जब खोज करते हुए आइंस्टीन ने इसके बारे में जब बताया था, तब जाकर इसको पूरा नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये क्या कहती है? देखिए, ये अवस्था कब बनती है, कंडीशन देख लेते हैं। ये तब बनती है, ये बहुत सबसे हल्की, यानी कि बिल्कुल सबसे हल्की वाली जो आपकी अवस्था होगी, वही आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगी। ये बनती कब है कि आप वायु ले लीजिए, वायु का जो घनत्व है, घनत्व का मतलब डेंसिटी, यानी कि गाढ़ापन जितना है, उसका 1,00,000वां हिस्सा जो होगा, यानी कि उसके गाढ़ेपन का 1,00,000वां कोई हिस्सा, वो 1,00,000वें हिस्से में जितनी गाढ़ी वायु जो आपकी बच जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि किसी गाढ़े पदार्थ का 1,00,000वें हिस्से का गाढ़ापन देख सकते हैं आप कितना रह जाता है। उस गाढ़ेपन जो बच जाएगी वो वायु, उस वायु को बहुत कम तापमान पर, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसको ठंडा करने के बाद आपको जो अवस्था मिलती है, वो पदार्थ की अवस्था आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि दो तरह की जो आपकी
यहाँ पर अवस्थाएं हैं। एक तो प्लाज्मा है जो ज़्यादा टेम्परेचर पर बनती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर बनती है, उसकी अलग ही चमक होती है। और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कब बनती है, जब आपके वायु की जो डेंसिटी है, गाढ़ापन जो है, जो घनत्व है, उसका 1,00,000वें हिस्से जो होगा, उसके अंदर जो आपकी वायु का गाढ़ापन बचेगा, उस गाढ़ेपन की उस वायु को हम अगर कम तापमान पर, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसको ठंडा करते हैं, तो जब हमारा जो पदार्थ बनेगा उस टाइम पे, वही पदार्थ आपका क्या कहलाता है, आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ कहलाता है, यानी कि BeC। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये 2 अवस्थाएं भी कवर अप होगी। आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।